जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। हम सबका किसी न किसी कहीं ना कहीं किसी बैंक में कोई ना कोई अकाउंट होता है। वो सेविंग हो सकता है, एफडी हो सकता है, रेकरिंग हो सकता है। एक बचपन से ही हम सबको अपने इंडिया में यही समझाया जाता है कि आपके पास जो सेविंग हो उसे आप अपनी सुरक्षा के लिए बैंक में रख दीजिए। हम अपना आज तक यही करते आए और सभी लोग यही करते हैं कि जो भी सेविंग होती है हम सब उसको एक बैंक में रखते हैं। उसके बदले में बड़ा मिनिमम सा एक इंटरेस्ट मिलता है और हम बड़े श्योर रहते हैं। पर आज हम बात करते हैं कि जिस पैसे को हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं, इट्स हार्ड अर्न मनी होती है, वो क्या बैंकों में या हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या इतना अच्छा है कि हम उस पर आंख बंद करके विश्वास कर सकें। इसमें ना बहुत सारी कमियां हैं। आज मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी एक बैंक का एक स्कैम हुआ जिसका मैं विक्टिम था और जिसको हमने 3 साल सफ़र किया। इवन आई सफ़र टुडे, आज भी वो सफ़र कर रहे हैं। पर कम से कम जो सफ़र मैंने किया या जो एक अवेयरनेस, जो नॉलेज मुझे नहीं थी, अब धीरे धीरे जो समझ में आई, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग भी वो चीज़ें ध्यान में रखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें आज से अराउंड 3.5 साल पहले, मतलब जब एक रात पहले तक सब कुछ ठीक है, सबके उस बैंक का वो एक मल्टी स्टेट बैंक था। उनकी हेड ऑफिस महाराष्ट्र बॉम्बे में था, जिसकी 119 ब्रांचेस थी। उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटीज़, लोन, फॉरेक्स एक्सचेंज तक का लाइसेंस, और वो एक आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था। चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। आप एक, अगर आप बहुत समझदार एक अकाउंट होल्डर हैं तो आप बैंक का क्या चेक कर सकते हैं। आप बैंक की बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, बैंक की रेटिंग चेक कर सकते हैं, उसके व्यूज़ चेक कर सकते हैं, और बैंक की सर्विस क्या है। अगर हम आज इन सारी चीज़ों की बात करें तो उस बैंक की सर्विस बहुत अच्छी थी। इवन वो संडे भी खुला करता था। जो उनका स्टाफ था वो बड़ा हेल्पिंग स्टाफ था। उनका जब उनकी जो बैलेंस शीट थी वो बहुत पॉजिटिव थी। तो आप यही सब चीज़ें देखते हो, और कोई भी आदमी किसी भी बैंक में यही सब चीज़ें देखता है और उस बैंक में जाके अपनी, चाहे वो लॉकर फैसिलिटीज़ हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे एफडी अकाउंट हो, ये चीज़ें जब हम देखते हैं, और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, मॉर्निंग एक मैसेज आता है सभी अकाउंट होल्डर्स के फ़ोन पर कि आरबीआई ने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं और सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग लॉ वो इम्पोज कर दिया गया है। सेक्शन 35A का मतलब होता है कि जब तक वो सारी उसकी किताबें चेक नहीं होंगी, उसकी ऑडिट नहीं होगी, तब तक आप अकाउंट होल्डर है उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता, और बैंक जो है कोई नया अकाउंट नहीं खोल सकता। दैट मीन्स फ्रीज कर दिया गया उस बैंक को। वो था रिस्ट्रिक्शंस 6 महीने की, 6 महीने बाद फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, मतलब ये हो गया 3 साल, लगभग 3 साल। 3 साल का मतलब आप समझिए कि अगर कोई जो पेंशनर आदमी है, जो कोई बीमार व्यक्ति है, कोई जिसको इंटरेस्ट से ही अपने घर का खर्चा चलाना है, जो रिटायर्ड बंदा है, वो कहाँ से करेगा। उसमें बहुत सारे लोग मर भी गए, बहुत सारे डिप्रेशन में चले गए। पर एनी हाउ, वो एक दैट वाज अ बैड टाइम। पर उस समय मैं आपको कुछ बैंक की कुछ, आज आप अगर किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आज भी आप जाके अपने अपने बैंक का चेक करिए। सबसे पहली कोशिश आप ये कीजिए कि जहाँ तक हो सके किसी कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट ना खोलें तो बेहतर है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक नॉर्मली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी पॉलिटिशियन से जुड़े होते हैं, और वो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए इस तरह के बैंक्स का जनरेट करता है नॉर्मली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कोऑपरेटिव बैंक्स, बट मैनी ऑफ देम, नंबर 1। नंबर 2, आप आज की डेट में, यानी कि मैं इस पीएमसी स्कैम से पहले की बात बताऊं, तब तक चाहे हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो, चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 50 लाख रुपए हो, हमारी इंश्योर्ड अमाउंट जो था ना, यानी कि अगर बैंक डूब जाता है या बैंक किसी स्कैम में फंस जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए इंश्योर्ड है। मतलब अगर आपके अकाउंट में, आप सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं और आरबीआई
और कह देता है कि ये बैंक अब ख़त्म हो गया, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेगा। ये वाली कंडीशन थी सन 2020 तक। जब पीएमसी का स्कैम हुआ उस समय बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एजिटेशंस हुए, बहुत सारे मिनिस्टरों से मिले गए, तब जाके 2020 में एक बिल पास किया गया पार्लियामेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर वाज मिसेस निर्मला सीतारमन। आई वॉज द पर्सन जो उनसे मिला भी था पर्सनली रिगार्डिंग दिस पीएमसी बैंक। और वो जो लिमिट थी 1 लाख रुपए की, जिसको हम लोग बोलते हैं DICGC, दैट मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम। मतलब आपका आज भी अगर वो पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी, आज वो 5 लाख है। मतलब आपके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए तक हैं तो आप सेफ़ हैं, तो आपके 5 लाख रुपए वापस आएंगे। अगर आपके खाते में 40 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो आपकी इंश्योर्ड अमाउंट सिर्फ 5 लाख रुपए है इंश्योर्ड अमाउंट। बाकी पैसे आपके इंश्योर्ड नहीं है, वो बैंक के असेट्स बिकेंगे, उसमें से आपका कितना शेयर आएगा, बैंक कितने लॉस में है। तो आज आप, मेरा एक सेकंड सुझाव, आप तो ये पहला मैंने आपसे बताया कि जहाँ तक हो सके कोऑपरेटिव बैंक से दूरी बना के रखिए, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो। सेकंड नंबर कि आपने अपने अब एक एज़ पर न्यू बैंकिंग लॉ 5 लाख रुपए तक आपका एक बैंक में इंश्योर्ड है। तो आज अगर हम ये कर देते हैं कि 5 लाख रुपए हमने मान लीजिए पीएमसी पंजाब PNB में रख दिया, 5 लाख स्टेट बैंक में रख दिया, 5 लाख ICI में रख दिया, 5 लाख HDFC में रख दिया, नंबर ऑफ़ बैंक्स। तो पहले एक ये कॉन्सेप्ट होता था कि जब सबका आधार लिंक है, सारे बैंक एक साथ हैं, तो हमारा सिर्फ 5 लाख ही गिना जाएगा। बट नहीं, अगर हमने 5 लाख रुपए 25 लाख को 5 बैंकों में डिवाइड कर दिया है, तो हमारे 25 लाख एज़ पर DICGC गारंटी स्कीम के अंदर, चाहे वो मेरे ही नाम से हो, अगर वो मनोज के नाम से और 5 बैंकों में है, तो 25 लाख मेरे सेफ हो गए। इसको आप ऐसे समझिए कि सारे अंडे मैंने एक बर्तन में नहीं रखे कि एक टूटा तो सारे टूटेंगे, गिरा तो उसको 5 जगह अलग अलग फैला के रख दीजिए। नंबर 2, तीसरी जो मैं एक आपसे, आजकल बहुत सारा साइबर क्राइम होता है। आपसे कोई आपको लॉटरी का लालच देता है, कोई आपको आपके आधार कार्ड के नंबर पूछने, मतलब आपसे एक OTP आता है, आप उसको किसी भी तरह से वो OTP बताते हैं और पता चलता है कि आपका सारा अकाउंट खाली हो गया। ये आजकल बड़े बड़े नए तरीके के होने लग गए। बहुत सारे तरीके आते हैं जो इस तरह के चोर हैं, वो आपको किसी भी तरह से, आपने एक गलती की और आपका अकाउंट साफ। एक मेरा तीसरा सुझाव आपको ये है कि हो सके जो आपकी जो एक होता है नेसेसिटी, एक इमरजेंसी फंड। बाय द वे, सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हुए और आपको लगता है कि अगर एक इमरजेंसी फ़ंड में मेरा 20-25 हज़ार से काम हो सकता है, तो आप ना जो बाकी के 75,000 रुपये हैं वो आप एक FD करा दीजिए। FD बेशक हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, FD चाहे आप करा दीजिए 1 महीने की, इंटरेस्ट क्या मिलेगा, सेविंग से तो बेटर ही मिलेगा। चाहे आप उसको 1 महीने की करा दीजिए और उसको ऑटो रिन्यू में डाल दीजिए। अब आपके क्या हुआ, 25,000 आपके सेविंग में है, 75,000 रुपये आपकी FD में है। जितने भी ये साइबर क्राइम्स होते हैं जो आपको चूना लगाते हैं वो आप कभी भी चेक करिएगा, वो सारे होते हैं सेविंग अकाउंट में। जितनी वो सेंध लगाते हैं ना, वो आपका सेविंग अकाउंट साफ़ होता है, क्योंकि FD जो होती है उसके लिए कोई OTP, उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं होती है, कि वो FD का अमाउंट उनमें नहीं आता। अगर आपको जो आपने 75,000 रुपये की FD कराई थी, उसको अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो ऑटो रिन्यू में कंटिन्यू चलती रहेगी, पर आपके जो फ्रॉड होने के चांसेस हैं वो आपके 25% रहेगा। 25% भी क्या, अगर आपको जो मिनिमम है, और बाय द वे ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना FD, आजकल सभी बैंक्स के ऐप्स हैं, आप FD ब्रेक इमीडिएटली करके आप वो पैसा अपनी सेविंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें जिसे मैं कहूँ कि ध्यान रखना चाहिए। देखिए, PMC बैंक पहले हुआ, फिर एक वो लक्ष्मी विलास बैंक हुआ, फिर एक स्कैम आपको याद होगा येस बैंक का। येस बैंक अभी भी कहीं ना कहीं किसी लॉकिंग पीरियड में है। PMC वाले बैंक वाले आज भी, उनको 10 साल का टाइम दिया गया है। 5-5 लाख रुपए इन मिनिमम अमाउंट्स आ गए, इंश्योर्ड अमाउंट, बाकी पैसे आज भी वो हर साल 50,000, 1 लाख, फिर 50,000, फिर 50,000, मतलब 10 साल में पूरे करेंगे। अब जो आदमी 80 साल का है वो 10 साल कैसे रहेगा या नहीं रहेगा? तो आज उसके साथ तो चीटिंग हुई है। तो इन सब की जिम्मेवार कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। रिज़र्व बैंक है,
रिज़र्व बैंक को सब चीज़ें देखनी चाहिए। अगर एक कोई डिपॉजिटर उन पर विश्वास करता है तो उसकी उसकी 5 लाख तक की इंश्योरेंस क्यों है, उसकी 100% अमाउंट की इंश्योरेंस क्यों नहीं है? उसने आरबीआई पे विश्वास किया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैं आपको चाहता था कि आप लोग भी इन चीज़ों को समझिए, और कहीं भी अगर आपका जो अकाउंट है उनको बचिए, उन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और अगर अभी तक आपको, और हर जो भी आपकी एफडीज़ हैं ना, जितनी भी आपकी एफडी है, आज उनको एक बार निकाल के देखिएगा। एफडी के नीचे या ऊपर एक कहीं लाइन डेफिनेटली होनी चाहिए कि योर एफडी इज़ अंडर DICGC कवर्ड। अगर ये नहीं लिखा हुआ है ना, तो आज ही उसको वहाँ से विड्रॉ कीजिए और किसी ऐसे बैंक में, और आगे से ऑलमोस्ट जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक हैं या जो ये बड़े बैंक से ICICI वगैरह, ये अंडर DICGC आते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो उसको अपनी जो भी आपके अगर बड़ा अमाउंट है, इसको स्प्लिट कर दीजिए। तो यही इसी में आप सबका फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं। नमस्कार।